नमस्कार मित्रों, वेलकम टू आर.के.डी क्लासेस। आप सभी का आर.के.डी क्लासेस में स्वागत है। आज से हम लोग अपना इंटर की फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न पे रहेगी और वही टॉपिक हम पढ़ाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, अच्छे नंबर में पूछे जाते हैं। पूरी तरह से उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे और आपको अगर नहीं समझ में आता है आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और फिर हम उस कमेंट को देख के आपको फिर से दोबारा से कोई एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसमें अच्छी तरह से और देखेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। तो ये जो पहला चैप्टर है इसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र नामक पहला चैप्टर है, ठीक है, एनसीईआरटी का, ठीक है। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र एनसीईआरटी पढ़ाने का एक मकसद ये भी है कि एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जो भी बनाया जाएगा वो एनसीईआरटी से ही होता है, ठीक है। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र ये जो कि एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है हमारा। तो हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि दैनिक जीवन में ये कैसा, मतलब हमें दिखाई का क्या इसका उपयोग है, कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में। देखिए, जैसे कि आप देखे होंगे कि जाड़े में जब हम लोग स्वेटर उतारते हैं कभी भी, तो स्वेटर उतारते समय क्या होता है कि चट चट की आवाज़ें आती हैं, ठीक है। और उसके बाद कार का, जब कभी देखे होंगे, महसूस किए होंगे, कार का डोर खोलते हैं तो झटका महसूस होता है, ठीक है। और आसमान में बिजली का कड़कना देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। टीवी की जो स्क्रीन होती है उसके द्वारा देखा होगा, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये जितनी भी घटनाएं होती हैं ये बड़ी ही रुचिकारक घटनाएं होती हैं और इन्हें देखकर ये सवाल आता है कि यार ये होता कैसे, ये सब होता कैसे। अगर इसका रिप्लाई करें, आंसर दिया जाए तो सीधा सीधा एक शब्द होता है, वो होता है वैद्युत, ठीक है। ये सब घटनाएं जो जितनी भी होती हैं वो होती हैं सब वैद्युत के कारण, ठीक है। हम इस चैप्टर में उसी वैद्युत का अध्ययन करेंगे, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसमें हम उसी का अध्ययन करेंगे, वैद्युत के बारे में जितनी भी घटनाएं हैं, ठीक है, आप समझ चुके होंगे, ठीक। चलिए हम पहले इसकी थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। इतिहास ये है कि एक आज से बहुत वर्ष पुरानी बात है, ठीक है। एक आदिमानव बोल सकते हैं इनको, थेल्स नामक, ठीक है। थेल्स नामक एक आदिमानव थे। उन्होंने देखा कि अंबर, ठीक, अंबर तथा, ठीक है, फिलालैन, ठीक है, फिलालैन, ठीक, फिलालैन या फलालैन भी बोलते इसको, ठीक है, फलालैन, और समझे। तो इनको जब आपस में रगड़ा, ठीक है, जब दोनों को आपस में रगड़ा, ठीक है, अंबर, ठीक, तथा फिलालैन, देखिए दोनों पदार्थ होते हैं, ठीक, अंबर और फिलालैन दोनों पदार्थ होते हैं। अंबर देखा होगा बहुत लोग उसमें क्या बोलते हैं, अंगूठियों में पहनते हैं, ठीक है। और फिलालैन खाल होती है एक तरह की, समझ में आ गई बात कि नहीं, ये फिलालैन का होती है, एक खाल होती है। तो इनको जब आपस में रगड़ा तो देखा गया कि इनमें छोटे छोटे पदार्थ जैसे कागज हो गया, ठीक है, कागज और कार का आदि छोटे छोटे टुकड़ों को आप अपने में मतलब अपने में चिपकाने की या आकर्षित करने का गुण विद्यमान हो गया, समझे। अपने में मतलब चिपकाने का, आकर्षित करने का क्या हो गया, गुण विद्यमान हो गया, ठीक है। और उन्होंने इसके बारे में बताया, लेकिन फिर वो जब चले गए, मतलब ऊपर मर गए, उसके बाद इनकी इस खोज में कोई आगे बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन 1600 ईस्वी में, ठीक है, गिलबर्ट, ठीक है, गिलबर्ट, रॉबर्ट गिलबर्ट नाम था, रॉबर्ट गिलबर्ट जो थे, उन्होंने अध्ययन किया। तो उन्होंने देखा कि अंबर तथा फिलालैन में नहीं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको आपस में रगड़ने पर इस तरीके के गुण विद्यमान हो जाते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे उसको कांच को रेशम में रगड़ो, ठीक है, कांच को रेशम में रगड़ने पर, ठीक है, और कांच को रेशम में एबोनाइट की छड़ को, एबोनाइट की जो छड़ होती है उसको बिल्ली की खाल से रगड़ें। और अगर बोलें घर पे जो हो सकता है, घर पे देखा होगा आप लोग, घर पे या हम लोग कॉलेज में स्कूल में किए हैं कि पटरी को
ठीक है, अपने सूखे बालों पर रगड़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि कागज को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण विद्यमान हो जाते हैं। समझ में आएगी बात कि नहीं? तो ऐसे बहुत से प्रयोग हैं, ठीक है, समझें। तो उसके बाद अब हम गिलबर्ट ने ये सब बताया, ठीक, ये सब उन्होंने बताया, ठीक है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकला कि ये कौन सी ताकत है, ये कौन सी ताकत है, कौन सी ऊर्जा है, ठीक है, जो इस तरीके के आकर्षण करने का गुण विद्यमान कर देती है। तो उसको बोलते हैं हम लोग वैद्युतिकी, ठीक है। किसी भी पदार्थ में अगर आकर्षण करने का गुण विद्यमान हो जाता है वो होता है वैद्युतिकी। अगर, ठीक है, अब देखते हैं वैद्युतिकी की थोड़ी सी परिभाषा देखते हैं। वैद्युतिकी की परिभाषा ये होती है कि वह ऊर्जा, ठीक है, वह ऊर्जा जिसके कारण पदार्थों में छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए। समझ में आ गई बात होगी, ठीक है। जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें अगर, ठीक, अपने से छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्यमान हो जाए, ठीक, अपनी ओर क्या करने का, आकर्षित करने का गुण विद्यमान हो जाए, तो इस, ठीक, वो जो ताकत होती है, वो जो ऊर्जा होती है, उसे हम वैद्युतिकी या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए कांच, या फिर कांच को जब रेशम में रगड़ते हैं तो कांच में एक ऐसी ताकत आ जाती है, जो इसके कारण एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है जिसके कारण वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक, अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। अपनी ओर जब आकर्षित कर लेता है तो उसको कह सकते हैं कि उसके अंदर वैद्युतिकी है या इलेक्ट्रिसिटी है। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक है। और जब कोई वस्तु इस गुण को प्राप्त कर लेती है, जब कोई भी वस्तु हो, ठीक है, इस गुण को प्राप्त कर लेती है तो उसको हम बोलेंगे वो वैद्युतमय हो गई है। क्या हो गई? वैद्युतमय। वैद्युतमय का मतलब ये हो गई है कि आवेशित हो गई वो, ठीक है। वैद्युतमय का मतलब क्या हुई कि वो आवेशित हो गई है। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। वैद्युतिकी की परिभाषा देखिए, वह ऊर्जा जिसके कारण पदार्थ में छोटे छोटे पदार्थों को, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, वैद्युतिकी या इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इस गुण को प्राप्त करने के बाद वस्तु वैद्युतमय हो जाती है, अर्थात आवेशित हो जाती है। ठीक है, समझ सकते हैं इसको? ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक ये है कि स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है? देखिए, जब कोई पदार्थ आवेशित होता है तो उसके ऊपर क्या होता है? आवेश रुक जाता है। ठीक है, हम भौतिक विज्ञान की वह शाखा, सुनिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ये स्थिर वैद्युतिकी एक यूनिट है पूरी। ठीक, इस यूनिट के अंदर आपके 2 चैप्टर हैं, एक तो वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है। इसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है वैद्युत विभव और वैद्युत विभव तथा संधारित्र करके आगे वाला चैप्टर है। ठीक है, वो एक ही यूनिट में स्थिर वैद्युतिकी आते हैं। क्यों? ठीक है, इसके बारे में अगर समझना तो देखिए, समझना ये है कि स्थिर वैद्युतिकी में मतलब होता क्या, जैसे आवेश है, आवेश का प्रतीक वास्तव में क्यों होता है कि ये आवेश अगर किसी वस्तु पर विद्यमान है, ठीक है, तो ये क्या होता है? रुका हुआ होता है, ठीक, गतिमान नहीं होता है। ठीक है, तो जब तक हम 2 चैप्टर ये पढ़ेंगे तब तक हम आवेश को गति नहीं कराएंगे। ठीक, समझ में आ गई होगी बात? जब तक हम ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव तथा संधारित्र, तो उसमें हम आवेश को गति नहीं कराएंगे, रुका हुआ आवेश रहेगा। जब तक हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे वो स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आता है। समझ में आ गई बात की नहीं? अंतर्गत आता है। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, मतलब इस चैप्टर के में हम क्या पढ़ने वाले हैं और इसका थोड़ा सा इतिहास भी जान गए। इतिहास में था कुछ भी नहीं, एक मतलब अगर फिर से बताएं तो एक थेल्स नामक आदमानव थे। आदमानव क्योंकि बहुत पुरानी बात है, ठीक है, उस समय साइंटिस्ट नहीं थे। इन्होंने मतलब देखा कि फिलालैन और अंबर, ठीक है, फिलालैन और अंबर 2 पदार्थ थे जिनको आपस में
रगड़ा, ठीक है। रगड़ने पर उसमें देखा कि उसमें उन्होंने छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण विद्यमान हो गया, जो कि वैद्युतिकी होता है, ठीक है। वैद्युतिकी के बारे में पढ़ा, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा उनके प्रकार, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा उनके प्रकार। तो वैद्युत आवेश तथा उनके प्रकार में देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, जिनको हम 5 इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, 5 इंद्रियां, ठीक है, आँख, कान, ठीक, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीवा, ठीक, इनसे महसूस कर सकते हैं, वो सब होती हैं वस्तुएं। समझ में आ गई बात कि नहीं? या उनको बोल सकते हैं हम सब हैं द्रव्य, ठीक, क्या है? द्रव्य। समझ में आ गई बात कि नहीं? जिनमें द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जिनमें स्वयं का भार होता है और पृथ्वी पे स्थान लेती हैं, स्थान घेरती हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो उनमें वो जो भी होते हैं, द्रव्य जो होते हैं, उनमें एक गुण होता है। एक गुण ये होता है जिसके कारण वे वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न करते हैं, ठीक है। वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं तथा उनका अनुभव करा सकते हैं। वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। वैद्युत आवेश देखिए होता क्या है कि वैद्युत आवेश, ठीक है, द्रव्य मतलब इस संसार में, द्रव्य मतलब इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ बोल सकते हैं, जितनी भी चीज़ें स्थान घेरती हैं। समझ में आई बात कि नहीं? द्रव्य का मतलब ये समझ लीजिए जितनी भी चीज़ें स्थान घेरती हैं, जिनमें स्वयं का भार होता है। समझ में आ गई बात? जिन्हें हम 5 इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, वे सभी क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं। तो द्रव्य क्या मतलब, आवेश क्या होता है? द्रव्य का गुण होता है। जितने भी पदार्थ उनका एक गुण है जिसके कारण, ठीक, वे वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न कर सकते हैं या फिर हमको उसका अनुभव करा सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात, ठीक। वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ठीक, तथा उनका अनुभव कराता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसी में वैद्युत आवेश में ही पढ़ते हैं कि जब जब कांच को, ठीक है, जब कांच को क्या किया गया? रेशम से में रगड़ा गया। किस में रगड़ा गया? रेशम में। जब कांच को हम किस में रगड़े? रेशम में। तो कांच आवेशित हो जाएगा और रेशम, दोनों चीज़ें इसमें क्या हो जाती हैं? आवेशित हो जाए। रगड़ने पे क्या हुआ? दोनों आवेशित हो गए। तो कांच की मतलब जब रेशम को, ठीक, कांच को रेशम से रगड़ा, ठीक, रगड़ने के बाद, ठीक, हमने कांच की वो आवेशित छड़ ली, ठीक है, आवेशित छड़ ली, ठीक। ये मान लीजिए वो कांच की क्या है? आवेशित एक छड़ है, ठीक है, कांच की छड़ है और उसे स्वतंत्र अवस्था में हमने क्या कर दिया? लटका दिया। ये जो प्लस प्लस बना रहे हैं इसका मतलब भी समझाएंगे, ठीक है, इसका अभी हम समझाएंगे कि ये प्लस प्लस हमने क्यों बनाया, ठीक है। और फिर एक और छड़ लेते हैं जो कि वही है, कांच की ही है और जिसको हमने रेशम से क्या किया है? रगड़ा है, ठीक है। दूसरी छड़ ले लिए। अब उसको भी हमने क्या किया? स्वतंत्र अवस्था में लटका दिया, ठीक है। ये इस तरीके हमने क्या किया? एक कांच की छड़ है, ठीक है, इसको हमने स्वतंत्र अवस्था में लटका दिया। इसमें भी प्लस प्लस, ठीक, ऊपर दिखा दिए हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? अभी बताएंगे इसको हमने क्यों दिखाया। जब इनको स्वतंत्र अवस्था में एक दूसरे के बगल में लगाया, ठीक है, तो देखा कि मतलब रखा, इस स्वतंत्र अवस्था में लटकाया, इन्हें जो भी समझे, लटकाया, तो देखा कि ये एक दूसरे को अपने आप से दूर हटा रही हैं, एक दूसरे को आपस में दूर हटाने की कोशिश करती हैं। कह रहे हैं सकते हैं कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं। फिर एक प्रैक्टिकल और किया गया, इसमें किया गया कि ये कि एबोनाइट की जो छड़ होती है, एबोनाइट, ठीक, एबोनाइट की छड़ को हमने क्या किया? बिल्ली की खाल से, ठीक है, ठीक है, एबोनाइट की छड़ तथा बिल्ली की खाल, ठीक है, बिल्ली की जो खाल होती है उनको आपस में रगड़ा। जब उनको आपस में एबोनाइट की छड़ तथा बिल्ली की खाल को आपस में रगड़ा और फिर रगड़ने के बाद हमने एबोनाइट की छड़ ली, ठीक, एबोनाइट की छड़ को क्या किया? स्वतंत्र अवस्था में लटका दिया ऐसे, ठीक है। स्वतंत्र अवस्था में जब लटका दिया एबोनाइट की छड़ को, ठीक है, 2 छड़ें लेंगे, एक और लेते हैं, ठीक। इसके ऊपर माइनस क्यों लगाया है?
ठीक है, माइनस का जो चिन्ह है वो क्यों लगाया है ये अभी आपको आगे पता चलेगा। और लास्ट में ये भी बताएंगे आपको कि इतने सारे वीडियो जो पूरा देखा है, ठीक, इसमें चांस किसके हैं ज़्यादा आने के। ठीक है, तो देखिए इसमें हुआ क्या कि ये भी वही उसी तरह आवेशित होगी निगेटिव, क्योंकि ये भी एवियोनाइट की क्षण है जो कि बिल्ली की खाल द्वारा खाल से रगड़ी हुई है। ठीक है, इनको देखा गया तो ये भी एक दूसरे को आपस में मतलब अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, मतलब कांच की छड़ जो कि रेशम से रगड़ी हुई, दूसरी एबोनाइट की छड़ जो कि बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई, इन दोनों को जब आपस में रखा, ठीक है, तो देखा एक दूसरे को ये क्या कर रही थी, आकर्षित करने, मतलब ये कांच की छड़ें एक दूसरे को आकर्षित कर रही और बिल्ली प्रतिकर्षित कर रही, प्रतिकर्षित कर रही, और ये इधर, ठीक है, बिल्ली एबोनाइट की जो छड़ें हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते ये हैं कि इस बार हम लोगों ने क्या किया, एक बिल्ली की, ठीक है, एक मतलब एबोनाइट की छड़ ली जो कि बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई है। ठीक है, एबोनाइट की छड़ ली जो कि बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई है। ठीक, एबोनाइट की छड़ लिखे दे रहे हैं नीचे। ठीक, ये है एबोनाइट की छड़। ठीक, उसके बाद एक और छड़ ले रहे हैं जो कि कांच की है, वो भी ये कांच की छड़ है, ये उससे रेशम की छड़ से रेशम से रगड़ी हुई है। ठीक है, ये रेशम से रगड़ी हुई, एक इसके ऊपर पॉजिटिव प्लस प्लस, इसके ऊपर माइनस माइनस। ठीक है, तो इनको जब आपस में लाया, पहले देखिए, पहले हम लोगों ने क्या था कि एबोनाइट की छड़ ली थी, दूसरी भी एबोनाइट की छड़ थी, तो वो देखा एक दूसरे को दूर हटा रही थी। एक कांच की छड़ थी, दूसरी भी कांच की छड़ थी, वो देखा कि एक दूसरे को दूर हटा रही थी। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, एक एबोनाइट की छड़ ली और एक कांच की छड़ ली, तो इनका देखने पे जब इन्हें स्वतंत्र अवस्था में पास में लटकाया गया तो देखा गया कि ये एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी। इस बात से ये पता चला कि ये एक दूसरे के ऊपर बल लगा रही हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। ठीक है, अपने आप से एक दूर हटा रही हैं और अपने आप में मिला रही हैं। मतलब जब एबोनाइट की 2 छड़ें ली थी तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। ठीक है, और कांच मतलब बिल्ली की खाल से, और जब कांच की छड़ें ली, ठीक, कांच की छड़ें ली, वो भी रेशम से रगड़ी हुई, तो वो भी एक दूसरे को दूर हटा रही थी, मतलब प्रतिकर्षित कर रही। ठीक है, और जब एबोनाइट की छड़ और कांच की छड़ ली तो ये देखा कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का बिहेवियर, ये बोल सकते हैं कि 2 प्रकार का बल लगा रहे हैं, एक आकर्षण है, दूसरा प्रतिकर्षण है। तो देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि एक आकर्षण है और एक प्रतिकर्षण है। ठीक है, तो इस बात से ये पता चलता है कि इन दोनों आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के लिए 2 प्रकार के आवेश भी होने चाहिए। 2 प्रकार के आवेश भी इस चीज के लिए उत्तरदायी होने चाहिए। ठीक है, तो पहला आवेश होता है पॉजिटिव, मतलब अगर बोलें तो धन आवेश होता है। ठीक है, धना आवेश। ठीक, धना आवेश, समझ में आ गई बात कि नहीं, मतलब प्लस मतलब धना आवेश। ठीक, दूसरा होता है माइनस। ठीक, इसको बोलते हैं ऋण आवेश। ठीक, क्या बोलते हैं, ऋण आवेश। ठीक है, एक प्लस धन आवेश, दूसरा माइनस ऋण आवेश। ठीक है, ये आवेशों के प्रकार हैं, मतलब 2 प्रकार के बल लगे तो इससे ये बात सिद्ध हुई इन प्रयोगों से। जो पहले हमने 2 एबोनाइट की छड़ से 2 कांच की छड़ों से देखा, तो इन प्रयोग, और फिर एक एबोनाइट की दूसरी कांच की ली, तो इन दोनों प्रयोगों से हमें ये बात पता चली कि आवेश हमारा 2 प्रकार का होता है, एक तो धनावेश होता है, दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, जब हम लोगों ने एबोनाइट की छड़ ली थी तो वो दोनों, ठीक है, वो एबोनाइट की छड़ ली थी तो वो दोनों माइनस माइनस में थी। ठीक है, इधर वाली भी माइनस में थी और उधर वाली भी, मतलब 2 थी, इधर की और उधर की, दोनों क्या थी, माइनस में थी। और जब दोनों माइनस की थी, ठीक है, दोनों क्या थी, माइनस की थी, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। और प्लस जब कांच की छड़ ली थी तो वो दोनों प्लस में थी, इसलिए वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। और जब एबोनाइट की छड़ ली तो एक माइनस है और एक प्लस है, तो वो एक दूसरे को क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये बात निकलती है कि मतलब अगर
प्लस प्लस होगा, मतलब एक प्लस का आवेश हो, सॉरी एक प्लस का आवेश हो, ठीक है, एक क्या हो, प्लस का आवेश हो, दोनों मतलब अगर प्लस के आवेश हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अगर दोनों माइनस के आवेश हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक प्लस का आवेश है, एक माइनस का आवेश है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यहाँ से ये बात निकलती है कि सजातीय, सजातीय मतलब होता है समान, सजातीय मतलब होता है समान आवेश, ठीक है, देखने में एक जैसे दोनों होंगे, मतलब समान आवेश जो होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यहाँ से पता चल रहा है कि सजातीय आवेश या समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं। और विजातीय आवेश मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। देखिए जैसे लिख देते हैं प्लस प्लस, ठीक है, ये प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है, प्रतिकर्षण। समझ में आ गई बात कि नहीं। और ये माइनस माइनस, ठीक, दो माइनस होंगे तब भी प्रतिकर्षण होगा, और एक प्लस एक माइनस होगा तो आकर्षण होगा। समझ में आ गया होगा। आवेश क्या होता है, ठीक है, वह आवेश के बारे में पढ़ा हम लोगों ने और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। सोचिए समझिए, देखिए कि जितने भी पदार्थ हैं इस संसार में, प्रत्येक पदार्थ, ठीक है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, और ये कण इतने छोटे होते हैं एक सुई की नोक पे लाखों की करोड़ों की मात्रा में बैठ जाते हैं, ठीक, इतने छोटे छोटे ये कण होते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग बोलते हैं परमाणु, ठीक, क्या बोलते हैं, परमाणु। समझ में आ गई बात कि नहीं, क्या बोलते हैं उसे, परमाणु। परमाणु का जितना भी धन आवेश होता है, मतलब जितना भी आवेश होता है और जितना भी द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक में होता है। ये जो बीच में दिख रहा है वो है इसका नाभिक, प्लस, समझे, प्लस जो साइन बना है ये इसका नाभिक कहलाता है, ठीक। और इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। समझ में आया कि नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर जो ये बूंदियाँ दिख रही हैं आपको पॉइंट टाइप में दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाने के लिए फ्री होते हैं, हमेशा स्वतंत्र होते हैं चक्कर लगाने के लिए, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं कि इस संसार में, ठीक है, प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। उन छोटे छोटे कणों को हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु इतना छोटा होता है कि वो एक सुई की नोक पर, ठीक है, लाखों करोड़ों सुई की नोक पे बैठ जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं उसकी थोड़ी सी संरचना, परमाणु कैसा होता है। देखिए परमाणु के बीचों बीच में एक होता है नाभिक, ठीक, उस नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ठीक। इस नाभिक के कारण ही इस परमाणु का समस्त धनावेश होता है, समस्त द्रव्यमान होता है, ठीक, नाभिक में ही समस्त धनावेश होता है, और इसी के कारण इसका पूरा सारा द्रव्यमान होता है, ठीक है। इसके चारों ओर, ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाया करते हैं, ठीक। प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है, ठीक, समझ में आएगी बात। प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, धनात्मक, ठीक। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी आवेश होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक, समझे। और दोनों के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है इक्वल, मतलब प्रोटॉन के ऊपर जो भी आवेश होगा और जो भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है परिमाण में वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति केवल विपरीत होती है। एक पॉजिटिव होता है प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का होता है निगेटिव। और जो तुम्हारा न्यूट्रॉन होता है, ठीक, वो होता है पूर्ण रूप से उदासीन, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, बोल सकते हैं कि इसके ऊपर शून्य आवेश होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमण क्या करते हैं। तो ये तुम्हारे जो प्रोटॉन है, ये जो नाभिक धनावेश है, तो ये होता है पॉजिटिव और ये होता है निगेटिव। अभी हमने पढ़ा है कि प्लस माइनस के बीच में होता है आकर्षण बल, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक। ये आकर्षित करेंगे, प्लस ये है, ये माइनस है, ठीक। तो ये एक दूसरे क्या करेंगे, ये पॉजिटिव, इसको बोल सकते हैं कि ये निगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक। समझ में आ गई बात कि नहीं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित। उसके बाद, ठीक है,
मतलब ये देखना कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसको आकर्षित करेगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये इसको आकर्षित करेगा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, नाभिक के चारों ओर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं, लेकिन जो पास की कक्षा होती है, जो पास का ऑर्बिटल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही कसकर बंधे होते हैं, इनके द्वारा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रबल बल होता है। लेकिन जब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे बल दुर्बल होता जाता है। मतलब अब आगे, ठीक, अगर हम बोले सबसे ज़्यादा आकर्षण बल इस ऑर्बिटल में होगा, ठीक, पहले वाले में, फिर उससे थोड़ा कम इस वाले में, और सबसे कम बाहर वाले में, जो बाह्यतम कोश होता है, जो बाह्यतम कक्षा होती है, उसमें सबसे कम आकर्षण बल नाभिक द्वारा लगता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? सबसे कम बल लगता है, तो जिसके कारण ये, ठीक है, कम आकर्षण बल होने के कारण ये बाहर निकल सकते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक, इनको ताप दे दो या फिर रूम टेम्परेचर में, या इनको रगड़ कर ही, ठीक है, समझ में आ गई बात कि रगड़ने पर ये अपनी कक्षा का त्याग कर देते हैं और बाहर क्या कर देते हैं, निकल जाते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक है, आवेश फिर से समझ लेते हैं कि समझिए कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। ठीक, तो परमाणु के प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे मतलब कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु। ठीक है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाया करते हैं। ठीक, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, आकर्षण बल लगता है, क्योंकि प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव प्रकृति का होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव प्रकृति का होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो पूर्णतः उदासीन होता है, उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं लगता है। ये हमारा प्लस है। ठीक है, नाभिक हमारा धनावेशित है। ठीक है, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये निगेटिव है, तो इनके बीच में आकर्षण बल काम करता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आकर्षण बल दुर्बल होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? इस परमाणु को कहीं से अगर थोड़ी सी ऊष्मा मिलती है या फिर इसको हल्का सा रगड़ा जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को त्याग देगा। अब एक बात यहाँ से समझ लेना, ये समझ लेना कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है इक्वल। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम ले लें सोडियम का, तो ये हमने जो बनाया है वास्तव में सोडियम का परमाणु मॉडल है। ठीक है, तो इसमें देखें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं, कितनी है, 11। तो इसमें 11 प्रोटॉन भी होंगे, मतलब अगर बोलें तो ऋणात्मक आवेश इसमें 11 होगा और धनात्मक आवेश भी 11 होगा। तो प्लस माइनस मिलके एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। ठीक है, प्लस माइनस मिलके एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन। तो कोई भी, ठीक है, इस संसार में कोई भी परमाणु हो, ठीक है, अगर बोलें, ठीक, ऐसे सामान्य अवस्था में जो भी परमाणु होगा, ठीक है, वो उदासीन होता है। ठीक, अब हम लोगों ने क्या किया, जब इसको रगड़ा या फिर रूम टेम्परेचर या उष्मा दी हल्का सा, रूम कमरे की टेम्परेचर में वैसे में निकल जाता है। ठीक है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन चालक में होता है वास्तव में ऐसा। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हो गई 10 और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 11। तो अब देखिए ये प्लस वाला ज़्यादा हो गया ना। ठीक, प्लस वाला क्या हो गया, ज़्यादा। तो प्लस वाला ज़्यादा होते ही ये क्या हो जाएगा, धनावेशित। ठीक, ये क्या हो गया, धनावेशित। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकला है। निकलने के बाद ये किसी अन्य पदार्थ पर जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकला है, निकलने के बाद किसी अन्य पदार्थ पे जाएगा तो उस पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी सामान्य अवस्था से। सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, अतः वह क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। ठीक है, और ये कैसा हो जाएगा, धनावेशित। नहीं समझ में आ रही बात तो देखिए फिर से। ठीक है, ये मान लीजिए ये एक चालक गोला है और ये एक और चालक गोला है। ठीक है, इनके पास मान लीजिए कि माइनस 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 4 माइनस, इसके पास 4 प्लस हैं अपने। ठीक, और इसके पास भी 1 2 3 4 माइनस हैं और कितने हैं, 4
प्लस हैं। तो देखिए ये पूर्ण रूप से उदासीन है क्योंकि 4 माइनस इधर है और 4 प्लस इधर है, ठीक है, तो उदासीन हो गया। 4 माइनस इधर है, 4 प्लस इधर है। प्लस को प्रोटॉन मान लीजिए अभी के लिए और माइनस को न्यूट्रॉन मान लेते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब इनको आपस में इन दोनों को, ठीक है, इसको गोला ए गोला बी, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, ठीक है। तो रगड़ने पर इसका मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन उस तरफ चला जाता है, उस गोले पर स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। तो सोचिए कि जब ये वहाँ स्थानांतरित होगा, स्थानांतरित होते ही सोचिए स्थानांतरित हुआ तो वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, इधर ज़्यादा क्या हो गया, धनावेश ज़्यादा हो गया ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे कि ये धनावेशित है, ठीक। ये कैसा है, धनावेशित है, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए वो हो जाएगा ऋणावेशित, ठीक है, ऋणावेशित, ठीक। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आया, देखिए समझिए फिर से समझते हैं इसको, ठीक है। समझते ये हैं कि सोचिए कि देखिए इसके पास 4 प्लस था, इसके पास 4 माइनस था, तो पूर्ण रूप से उदासीन। इसके पास 4 माइनस था, 4 प्लस था, तो पूर्ण रूप से उदासीन। दोनों उदासीन थी, लेकिन जब इनको आपस में रगड़ा गया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जाके उस गोले पे स्थानांतरित हो गया, इस गोले से उस गोले पे चला गया, समझे, ठीक। इस गोले से उस गोले, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे आ गया, समझ में आ गई बात। तो यहाँ देखिए अब 1 माइनस 1 प्लस को नष्ट कर देगा, 1 माइनस 1 प्लस को नष्ट कर देगा, सॉरी उदासीन कर देगा, 1 माइनस 1 प्लस को नष्ट कर देगा, लेकिन 1 प्लस जिंदा है ना, अभी 1 प्लस है ना, 1 प्लस ज़्यादा है ना, ठीक है। तो इस कारण ये क्या हो जाएगा, धनावेशित, ठीक। और इसको बोलें तो देखिए 1 माइनस 1 प्लस को 1 माइनस 1 प्लस को 1 माइनस 1 प्लस को 1 माइनस 1 प्लस को, लेकिन जो अभी आया वो तो है, ठीक है, वो माइनस है ना, इस कारण ये हो गया ऋणावेशित। अब एक बात और समझ लीजिए कि जो धनावेशित होता है, ठीक, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है सामान्य अवस्था से, ठीक। सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम होती है, और ऋणावेशित में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझ गए होंगे ये अच्छे से। धनावेशित क्या होता है, ऋणावेशित क्या होता है, कैसे होता है, आवेश की, ठीक है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत द्वारा इस बात को अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है, ठीक है। अब हम देखते हैं छोटा सा एक इसका एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे सोडियम है, सोडियम Na, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होता, मतलब सॉरी 11 होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 का होगा, समझे। उसी तरीके क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन का होता है 2, 8, 7, ठीक। अब इसको अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले, ठीक, या तो अपना एक दान कर दे, ठीक, अपना पीछे का एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, दान कर दे, ठीक है। तो इसे अपना देखो 7 देने वाला तो कोई है नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन देने वाला तो कोई है नहीं पूरी पीरियोडिक टेबल में, केवल एक इलेक्ट्रॉन ये अपना दान कर सकते हैं, इनके पास एक ही जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए क्लोरीन को दान कर दिया। तो अब इनके पास कितने हो गए, ठीक है, इनके पास लास्ट ऑर्बिटल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इनका भी अष्टक, भाई इनके पास 7 थे तो इनको एक ही कमी थी, इनका भी अष्टक पूरा हो गया और उनका भी अष्टक पूरा हो गया। अब ये इनकी लास्ट ऑर्बिटल होगा, मतलब जितने भी परमाणु होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो बाउंड्री हो, बाउंड्री मतलब हमारा कहने का मतलब है लास्ट ऑर्बिटल जो हो, ठीक है, लास्ट ऑर्बिटल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, 8 कम से कम नहीं, 8 ही इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं, इसे बोलते हैं ये अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ 1 था, अब ये 7 इनको दे नहीं सकते, सॉरी मतलब इनको कोई 7 दे नहीं सकता, तो इन्होंने क्या किया, एक अपना दान कर दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8, और उधर 1 कम हो गया, ठीक है। तो जब उन्होंने दिया, देख सोचिए समझिए, देखिए सोडियम के पास, ठीक है, सोडियम जो होता है, सोडियम के पास थे हमारे इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11, ठीक है। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11, ठीक। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे और प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन भी 11, ठीक है।
तो जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इन्होंने दान किया, दान करने पे ठीक इनके ऊपर एक आ जाएगा धन आवेश। समझ गए होंगे कैसे आया होगा धन आवेश, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को एक दूसरे से उदासीन कर देंगे, लेकिन एक प्रोटॉन अभी ज़्यादा है वो ऊपर प्लस में आ गया। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, तो 17 उसके पास इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम द्वारा उसके ऊपर स्थानांतरित किया गया है, तो इसलिए इसके ऊपर एक ऋणावेश आ जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से कोई वस्तु आवेशित होती है। ठीक है, वो कोई जो भी वस्तु होगी वो जब आपस में रगड़ी जाती हैं तो रगड़ने पर वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करती हैं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगी, ठीक, जो भी वस्तु इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करती है वो हो जाती है आपकी धनावेशित, और जिस वस्तु पर करती है वो हो जाती है ऋणावेशित। समझिए, अगर नहीं समझ में आ रही बात तो देखिए, दो वस्तुएं हैं, एक ये है मान लीजिए, एक ये है, ठीक है, दो वस्तुएं हैं, ठीक है, एक वस्तु पर, इस वस्तु पर, ठीक है, मान लीजिए इन दोनों को आपस में हमने रगड़ा, रगड़ने पर इस वस्तु ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, कहा ले जाओ भैया खुश रहो, ठीक, इनका दे देन इलेक्ट्रॉन, और जैसे इलेक्ट्रॉन दीन तो अब इनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादा, ठीक, सामान्य अवस्था से इनके पास इलेक्ट्रॉन का होंगे ज़्यादा। जब इनके पास सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादा तो अब ई होंगे ऋणावेशित, तो इनके पास सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो ये होंगे धनावेशित। आगे बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई, ठीक है। देखते हैं फिर से थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसका थोड़ा सा, ठीक है, कि कोई वस्तु अगर धनावेशित है तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, कोई वस्तु अगर ऋणावेशित है तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? ऋणावेशित के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, धनावेशित के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करती है वो धनावेशित होती है, और जिस वस्तु पर होता है वो होती है ऋणावेशित। ठीक है, इसने किया है, ठीक, स्थानांतरण इसने किया है तो अतः ये होगी धनावेशित, ठीक, और किस पर किया है? इस पर किया है, तो ये इसलिए ये होगी ऋणावेशित, ऋणावेशित ये वाली हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो भी ना समझ में आया हो, ठीक है, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। ये आज पहला वीडियो है, इसके बाद अच्छे और वीडियो आएंगे, ठीक है। जल्द ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों को, ठीक है, जो इससे वो भी तैयारी करें अच्छे से और अच्छे नंबर लेके आएँ। धन्यवाद।